नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम आर पार में। स्टार्ट करते अपने टॉपिक को। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों आपका पावर फैक्टर के बारे में कुछ चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। यानी पिछली वीडियो की बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि पावर फैक्टर क्या होता है। आज हम जानेंगे पावर फैक्टर हम किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा, और पावर फैक्टर होने से दोस्तों क्या क्या हमारे प्रभाव होते हैं लाइन में, और उसको इम्प्रूव किस प्रकार से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर पिछली वीडियो में बात करूँ, मैंने आपको बताया था पावर फैक्टर। तो देखिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि पावर फैक्टर क्या होता है। मैंने आपको कई प्रकार से डिफाइन किया था कि पावर फैक्टर क्या होता है हमारा, कि वोल्टेज व करंट के बीच की जो कोसाइन होती है, कोजा को भी क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं, या रियल पावर अपॉन अपरेंट पावर का रेशो भी क्या कहलाता है, आपका पावर फैक्टर कहलाता है। यानी पावर फैक्टर क्या कहलाता है आपका, रियल पावर और अपरेंट पावर का रेशो भी पावर फैक्टर कहलाता है। इसी प्रकार से आपको बताया था पावर फैक्टर जो होता है आपका, यानी कॉस फाई इजकल टू आर अपॉन जेड भी क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। और रियल पावर क्या होता है, किलो वाट अपॉन अपरेंट पावर क्या होती है, के, यानी ये भी दोस्तों क्या कहलाता है, हमारा पावर फैक्टर कहलाता है। तो बहुत सारे प्रकार से पावर फैक्टर को क्या कर सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये होता है दोस्तों हमारा पावर फैक्टर। अब इस पावर फैक्टर से दोस्तों कम होने से या ज़्यादा होने से हमारी लाइन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या हमारे लाइन पर जो बात करें वोल्टेज पर, करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों आपका, और कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है। पावर फैक्टर से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, यूपीसीएल की बात कर लीजिए, आप TG2 की बात कर लीजिए, आपका जितने भी LMRC, DMRC, UPPCL, UPRVNL, तो सब में आपका पावर फैक्टर का तो क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो आपको 3 से 4 नंबर इजीली से यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो बात करने पहले हम आपका सिंगल फेज AC सर्किट में पावर को मापना, ठीक है ना। बात करते हैं सिंगल फेज AC सर्किट में आपका पावर मेजरमेंट या पावर को नापना। किस प्रकार से सिंगल फेज सर्किट में पावर को क्या करेंगे दोस्तों, आपका मापेंगे या उसका मेजर हम करेंगे, या पावर मेजरमेंट होगा आपका। तो देखिए, सिंगल फेज AC सर्किट में बात करना है पावर का मेजरमेंट। तो सिंगल फेज AC सर्किट में पावर मेजर करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, जनरली सिंपल एक यूज़ करते हैं आप, एक वाट मीटर, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं दोस्तों, आपका एक वाट मीटर क्या कर सकते हैं आप, इसको यूज़ करते हैं। हमारा बात करते हैं, ठीक है ना, पावर मेजरमेंट करने के लिए वाट मीटर यूज़ करते हैं। वोल्ट मीटर किस लिए यूज़ करते हैं, वोल्टेज मापने के लिए, और करंट मापने के लिए क्या करते हैं, एमीटर यूज़ करते हैं। और रेजिस्टेंस मापने के लिए ओम मीटर यूज़ करते हैं। तो सभी जो टूल्स होते हैं आपको उसके बारे में जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि किस मीटर से आप क्या मेजर चीज़ करते हैं, ठीक है ना। तो सिंगल फेज सर्किट में दोस्तों पावर मेजरमेंट के लिए क्या करते हैं, हम वाट मीटर यूज़ करते हैं। इस यंत्र क्या बोलते हैं, आपको वाट मीटर बोलते हैं। और वाट मीटर में दोस्तों क्या होती है, वाट मीटर की बात करें तो वाट मीटर में क्या होती है दोस्तों, आपकी 2 कॉइल होती है। इसके अंदर क्या होती है, हमारी 2 कॉइल्स होती हैं। एक होती है फर्स्ट कॉइल जो इसमें आती है CC, और दूसरी आती है PC। तो देखिए CC जो होती है हमारे, इसको हम बोलते हैं आपका करंट कॉइल, ठीक है ना। ये क्या होती है दोस्तों, आपकी करंट कॉइल होती है। और PC की बात करें तो ये होती है हमारी प्रेशर कॉइल। ये क्या होती है दोस्तों, आपकी प्रेशर कॉइल होती है। सीरीज़ कॉइल जो होती है वो सीरीज़ में कनेक्ट होती है, उसको सीरीज़ कॉइल भी बोलते हैं। ये कनेक्ट किस में होती है दोस्तों, आपकी सीरीज़ में कनेक्ट होती है। और प्रेशर कॉइल की जो कनेक्ट होती है वो पैरेलल बोल सकते हैं आप, या एक्रॉस कनेक्ट होती है, ठीक है ना। क्या कनेक्ट होती है आपकी, एक्रॉस यानी पैरेलल, ठीक है ना। इसका आपका सीरीज़ कॉइल करंट कॉइल बोलते हैं, उसका आपका वो प्रेशर कॉइल या आपका वोल्टेज कॉइल बोलते हैं। सीरीज़ कॉइल जो होती है वो सीरीज़ में कनेक्ट होती है, और जो आपकी प्रेशर कॉइल होती है वो किस में कनेक्ट होती है, प्रेशर यानी पैरेलल में क्या होती है दोस्तों, कनेक्ट होती है। चलिए एक एग्जांपल इसको सर्किट बना लेते हैं किस प्रकार से। सपोज कीजिए ये आपका कोई लोड है, ये आपका क्या लगा है, कोई दोस्तों लोड लगा हुआ है, ठीक है ना। ये कोई आपका लोड हो गया, हमें क्या करना है, इसमें पावर का मेजरमेंट करना है आपका। तो पावर मेजरमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वाट मीटर सर्किट में जोड़ना पड़ेगा। वाट मीटर जोड़ेंगे। ये जो कॉइल होती है दोस्तों, ये होती है CC, करंट कॉइल बोलते हैं। और प्रेशर कॉइल ये होती है हमारी, यानी इसको वोल्टेज कॉइल बोलते हैं। ये जुड़ती है पैरेलल में, यानी एक सिरा का यहाँ कनेक्ट हो जाएगा और एक सिरा का यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। और ये क्या है दोस्तों मेरा, ये वाट मीटर, इसको हम क्या बोलते हैं, वाट मीटर बोलते हैं, ठीक है ना। यानी इसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम, सर्किट में, सिंगल फेज सर्किट में, AC सर्किट की बात करें तो पावर का मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने इसलिए बताया ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए ये चीज़ें। इसमें आपको चलिए, और इसमें फॉर्मूला क्या होता है हमारा भाई, अब वाट बराबर P बराबर, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, P बराबर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस
फाई, क्योंकि एसी में हम क्या लेके चलते हैं दोस्तों, आपका पावर फैक्टर लेके चलते हैं, ठीक है ना। कॉस फाई क्या होता है, हमारा पावर फैक्टर होता है, ये वोल्टेज होगा, ये करंट होगा, ये पावर, या इसकी यूनिट क्या होती है दोस्तों, वाट होती है, आप लिख सकते हैं। इसको और क्या लिख सकते हैं आप, डब्ल्यू बराबर वी इंटू आई इंटू कॉस फाई, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसको इस प्रकार से क्या कर लेंगे, आपका पावर को मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब पावर भी मेजरमेंट हो जाएगी और हमारा पावर फैक्टर भी यहीं से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो चलिए पावर फैक्टर निकालते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं और उससे क्या करेंगे, हम पावर फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, आपको ध्यान रखना है कि जो वाट मीटर होता है किसके मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, पावर के मेजरमेंट के लिए। पावर मेजरमेंट के लिए क्या करते हैं, वाट मीटर का इस्तेमाल करते हैं, कि सिंगल फेस, थ्री फेस, किसी प्रकार का हो सकता है। इसके अंतर्गत दो कॉइल आती हैं, एक प्रेशर कॉइल आती है और एक आपकी करंट कॉइल आती है। करंट कॉइल सीरीज में कनेक्ट होती है लाइन के, और जो प्रेशर कॉइल होती है वो आपके समांतर में कनेक्ट होती है। इसको हम बोलते हैं भाई आपका प्रेशर कॉइल, या कई जगह आपको मिल जाएगा वोल्टेज कॉइल भी इसको हम बोल सकते हैं, और इसको करंट कॉइल बोलते हैं या सीरीज कॉइल बोलते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल पे देखते हैं, इसको नोट कर लिया हो तो आपने, फिर इसको रफ कर देते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल समझेंगे हम, आपका पावर फैक्टर भी कैलकुलेट करेंगे, किस प्रकार से पावर और पावर फैक्टर आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सर्किट का, और आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन है हमारा 200 वोल्ट लैंप का एक सेट, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा 200 वोल्ट लैंप का एक सेट है दोस्तों, ठीक है ना। 200 वोल्ट लैंप का सेट है जो क्या करता है, 2.5 एम्पियर करंट लेता है। कितनी करंट लेता है दोस्तों, आपका 2.5 एम्पियर क्या लेता है, ये सर्किट से करंट लेता है या ड्रॉ करता है, ठीक है ना। कितनी करंट ड्रॉ करता है दोस्तों, आपका 2.5 एम्पियर करंट लेता है। उनके साथ सीरीज़ में जुड़े हुए चौक कॉइल की इंडक्टेंस ज्ञात करो। उनके साथ सीरीज़ में जुड़े हुए, उनके सीरीज़ में कौन जुड़ा है दोस्तों, उनके साथ सीरीज़ में जुड़े हुए चौक की क्या है दोस्तों, क्या क्या है उसने, चौक की इंडक्टेंस ज्ञात करें। चौक का जो इंडक्टेंस होगा दोस्तों, चौक की क्या करना है दोस्तों, आपका इंडक्टेंस ज्ञात करो। यानी चौक इंडक्टेंस दिया दोस्तों, क्या है चौक इंडक्टेंस, क्या होता है, एक्सेल पूछ रहा है आपसे, एक्सेल ही पूछ रहा है आपसे, ताकि वह ज्ञात करो, ताकि वह 250 वोल्ट, और क्या क्वेश्चन में, ताकि वह 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज, क्या दिया है, ताकि वह 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई पर कार्य कर सके। 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई पर कार्य कर सके, ठीक है। और क्या पूछा है इसने, और वोल्टेज और करंट यानी पावर फैक्टर ज्ञात कीजिए, और पावर फैक्टर ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आपका जल्द सा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ठीक है ना। ये लेंथ ही आपको लग रही है कितनी बड़ी लैंग्वेज है इसकी, परंतु बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको हल करते हैं, चलिए कि क्या क्या आपसे पूछा है उसका मान रखना है और आपको इसका आंसर इजीली से निकाल लेंगे। तो क्या है भाई, आपका क्वेश्चन में दिया आपको 200 वोल्ट लैंप का एक सेट 2.5 एम्पियर यानी 2.5 एम्पियर करंट लेता है। उसके साथ सीरीज में जुड़े हुए चौक की इंडक्टेंस ज्ञात यानी एक्सेल ज्ञात करें, ताकि वह 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई पर कार्य सर्किट तथा पावर फैक्टर भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए लैंपों की रेजिस्टेंस, सबसे पहले क्या करना है, लैंपों का रेजिस्टेंस निकालना है दोस्तों। R इक्वल टू क्या होता है, V/I, ठीक है ना। भाई लैंपों का सेट है हमारा, 200 वोल्ट लैंप का सेट है हमारा, जो 2.5 एम्पियर के करंट क्या करता है, कर लेता है। तो देखिए लैंप की रेजिस्टेंस यानी R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। तो वोल्टेज कितनी दिया है दोस्तों, आपको वोल्टेज दिया है आपको 200 वोल्ट अपॉन करंट कितनी ले रहा है, वो करंट ले रहा है भाई रेजिस्टेंस इसमें। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, वोल्टेज कितना दिया है, यहाँ पर 200 वोल्ट दिया है, ये वोल्टेज है, और आपको करंट कितना दिया है सर्किट का, ये करंट आपको दिया है कि भाई 2.5 एम्पियर लेता है। तो ये करंट की वैल्यू हो गई, ये हो गई वोल्टेज की वैल्यू। तो पहले रेजिस्टेंस निकाल लेंगे किसका, लैंप का, यानी लैंप सेट का रेजिस्टेंस कितना होगा, R इक्वल टू V/I। वोल्टेज कितनी होगी 200, करंट कितना होगा हमारा 2.5। इसको हटा देंगे दोस्तों, पॉइंट हटा के आप 0 बढ़ा दीजिए, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 80, ठीक है ना। कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 80 ओम आ जाएगा। अब हमारा रेजिस्टेंस आ गया दोस्तों कितना, 80 ओम। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सर्किट का जुड़े सर्किट का हमारा AC सर्किट है, तो इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, आपका
इम्पीडेंस भी कैलकुलेट करेंगे। यानी जेड क्या होता है दोस्तों आपका इम्पीडेंस, जेड को क्या बोलते हैं इम्पीडेंस बोलते हैं। आर सबको पता होगा, आर क्या होता है हमारा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, इसको प्रतिरोध बोलते हैं हिंदी में, ये इम्पीडेंस होता है, हिंदी में प्रतिबाधा बोलते हैं नहीं जेड। तो प्रतिबाधा क्या होगी सर्किट की, जेड इक्वल टू क्या होता है वी अपॉन आई होता है, तो जेड इक्वल टू वी अपॉन आई। वोल्टेज कितना, वोल्टेज अभी देखिए इसमें देखिए वोल्टेज कितना लेंगे, एसी सर्किट में है। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, ताकि वह अगले सर्किट में क्या जुड़ा हुआ इंडक्टिव ज्ञात करो, ताकि वह 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई पर कार्य कर सके। तो कितना होगा जेड इक्वल टू वी अपॉन आई, वोल्टेज यहाँ पर कितने रखेंगे 250 वोल्ट रखेंगे, अपॉन सर्किट में करंट कितनी थी हमारी 2.5 एम्पियर, कितनी थी 2.5 एम्पियर। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 25 से काटेंगे 250, कितना कटेगा हमारा, ये हो जाएगा 250 तो 25 ये 100, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों 100 ओम, ठीक है ना। यानी हमारी इंपीडेंस कितनी आ चुकी है दोस्तों सर्किट की, हमारी 100 ओम आ चुकी है। क्योंकि देखिए भाई हमारा जो वोल्टेज था, हमारा रेजिस्टेंस था हमारा सेट 2.5 एम्पियर ड्रॉ कर रहा था, तो उसके लिए निकाला तो 80 एम्पियर आ गया। अब जब एसी सर्किट है हमारा तो उसमें पावर फैक्टर ज्ञात करना है और 250 वोल्ट दिया है हमें वाला, तो यहाँ पर कितना रखेंगे इंपीडेंस बराबर वोल्टेज अपॉन करंट इक्वल टू, हमने डिवाइड कर दिया, कितना आ गया हमारा 100 ओम हमारा आ गया निकल कर, ठीक है ना। अब हम ज्ञात करते हैं दोस्तों सर्किट का इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब क्या ज्ञात करना है हमें, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या करना है कैलकुलेट करना है। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे तभी जाके क्या निकलेगा हमारा आंसर निकला। इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सएल बराबर, आपने पढ़ा होगा एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल, या क्या लिख सकते हैं एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, क्योंकि जो ओमेगा की वैल्यू जो होती है उसको क्या लिखते हैं 2 पाई एफ होती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कई बार आपसे इस फॉर्मूले में आपसे केवल इसकी वैल्यू पूछ लेता है कि ओमेगा बराबर क्या होता है, तो ओमेगा बराबर क्या होता है आपका 2 पाई एफ होता है। और एक्सएल बराबर क्या लिख सकते हैं ओमेगा एल भी लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं एक्सएल बराबर 2 पाई एफ इंटू एल करके क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे एक्सएल बराबर, ये फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे एक्सएल बराबर अंडर रूट में, एक्सएल बराबर अंडर रूट में क्या लगेगा यहाँ पर जेड स्क्वायर प्लस, और क्या करेंगे यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या करेंगे आपको माइनस करना पड़ेगा, जेड स्क्वायर माइनस क्या करेंगे आर स्क्वायर, ठीक है ना। यानी एक्सएल बराबर क्या करेंगे जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस प्रकार से क्या निकल जाएगा हमारा टोटल जो हमारा दोस्तों रिएक्टेंस है सर्किट का, वो हमारा क्या हो जाएगा कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए जेड की वैल्यू कितनी है हमारी 100, यानी इसको क्या करेंगे आपका 100 का स्क्वायर माइनस रेजिस्टेंस कितना आया था हमारा 80 ओम आया था, माइनस 80 का स्क्वायर, तो कितना आएगा देखिए 100 का स्क्वायर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 10,000, कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 10,000 आ जाएगा। 100 का स्क्वायर क्या 100 गुना 100 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 10,000, ठीक है। 10,000 माइनस 80 64, 80 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 6400 आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्या होगा दोस्तों हमारा स्क्वायर इसमें आगे 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 10,000 और 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 6400 हो गया। इसी प्रकार से इसमें से हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा बचा दोस्तों ये 100 में 3600, ठीक है ना। कितना बच जाएगा दोस्तों हमारा 3600 बच जाएगा। और 36 6 छंग 36, ये किसका स्क्वायर होता है दोस्तों हमारा, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 60, ठीक है ना। क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों 60 का हो जाएगा, 6 छंग 36 होता है हमारा, तो ये किसका स्क्वायर है हमारा, तो जो हमारा एक्सएल निकल कर आ गया दोस्तों कितना आ गया 60, यानी एक्सएल बराबर कितना निकल कर आ गया दोस्तों हमारा टोटल 60 ओम, ठीक है ना। एक्सएल कितना निकल कर आ गया दोस्तों हमारा 60 ओम निकल कर आ गया, ठीक है दोस्तों। एक्सएल कितना आ गया हमारा निकल कर 60 ओम सर्किट में निकल कर आ गया। अब हम आगे क्या करना है, देखिए आगे क्या करेंगे, चलिए अगर आपने नोट कर लिया है तो उसको रफ कर देते हैं, फिर आगे देखते हैं। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस वाला, यानी एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल, ठीक है ना। अभी हमने दोनों का कर दिया कि इंपीडेंस का और रेजिस्टेंस का निकाल के एक्सएल कितना निकल गया 60 ओम निकल कर आ गया। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए, अब हमें निकालना क्या, सीरीज में जुड़े हुए चौक की इंडक्टेंस भी ज्ञात की। तो एक्सएल बराबर क्या होता है 2 पाई एफ इंटू एल। अब देखिए एक्सएल बराबर 2 इंटू 22/7 गुणा फ्रिक्वेंसी कितनी है हमारी दोस्तों 50 हर्ट्ज, और आपका जो एल है हमारा इंडक्टेंस से निकल कर आया था दोस्तों। अभी जो एल आपका निकल कर आया है कितना आया निकल कर, वो हमारा 60 निकल कर आया दोस्तों। कितना आया हमारा निकल कर 60 निकल कर आ गया, ठीक है ना। एक्सएल कितना निकल कर आ गया दोस्तों हमारा 60 निकल कर आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, अभी हमारा
ये तो भाई है तो हमारा एक्सेल नहीं आया है, ये तो खाली एक्सेल है, और ये यहाँ पर क्या है एल है, ठीक है ना। हमने क्या निकाला है, एक्सेल को निकाला है, यानी एक्सेल बराबर ये हमने निकाल दिया। अभी इंडक्टेंस हमें निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना है दोस्तों, अभी इंडक्टेंस निकालना है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको ऐसे नहीं रख के क्या करेंगे, एल बराबर क्या करेंगे, एल बराबर एक्सेल अपॉन इसको 2πf, ठीक है ना। क्या कर देंगे भाई इसको, एक्सेल अपॉन यानी इंडक्टेंस निकाल। अभी हमने क्या निकाला, इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाला है, तो क्या निकालेंगे इसका, सर्किट का इंडक्टेंस निकाला। तो इंडक्टेंस के लिए क्या कर देंगे, एल को इधर भेज देंगे और एक्सेल अपॉन 2πf हो जाएगा हमारा। अब इस पर वैल्यू रख देंगे दोस्तों। एक्सेल की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी हमारी भी, 60 ओम अपॉन 2 इंटू पाई की वैल्यू और 22/7 रख दीजिए, इंटू ये कितना हो गया, 50 हो गया। इसको क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 60 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 50, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमारा आ जाएगा। अब क्या कर देंगे, इसको काट कर लीजिए, छोटा कर दीजिए जितना भी हो सकता है आपसे। ये कितना हो गया, 2 तिया 6, और ये हो गया हमारा 7 तिया 21, और ये हो गया 5 दूनी 10 की 0, हासिल आ गया 5 2 से 11, 110। इसको डिवाइड कर दीजिए दोस्तों, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइड कर लेते हैं आपका 0, कितना चलेगा, फिर नीचे 0 बढ़ानी पड़ेगी, तो कितना आएगा, चलेगा एक बार और समथिंग 9, तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा समथिंग, यानी ये कितना आ गया दोस्तों हमारा निकल कर आया 0.1909, 0.190 समथिंग क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। 0.190 तक चलेगा। और जो इंडक्टेंस हमारे दोस्तों निकल कर आता है वो किस में निकल कर आएगा, हमारा हेनरी में निकल कर आता है दोस्तों, ठीक है ना। किस में आता है, हेनरी में आएगा। आपको सबकी यूनिट पता होनी चाहिए कि रेजिस्टेंस किस में निकलेगा, ओम में निकलेगा, वोल्ट मीटर वोल्टेज किस में निकलेगी, वोल्ट में निकलेगी, करंट एम्पियर में। और इसी प्रकार से एक्सेल ओम में आता है, एक्सेल निकल कर किस में आता है, ओम में निकल कर आता है, जो 60 ओम हमारा आया था। इसी प्रकार से इंडक्टेंस आपने एल निकाला है, यानी एल किस प्रकार से निकल कर आएगा, यह हमारा आएगा हेनरी के अंतर्गत, ठीक है ना। तो यूनिट सब लोगों को आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या निकल जाए हमारा, क्या निकल गया दोस्तों सर्किट का हमारा, हेनरी निकल गई। इसमें टाइम इसलिए कंज्यूम कर रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, नहीं तो सवाल आपका 5 सेकंड 10 सेकंड 15-20 सेकंड के अंतर्गत हो जाएगा। इजीली से वैल्यू पुटअप कर देंगे तो बहुत जल्दी हमारे दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, 1 आधे मिनट से कम ही हम इसको निकाल देंगे, ठीक है ना। अभी इसमें टाइम लग रहा है ताकि आपको बताना पड़ रहा है कि क्या है, नहीं तो ईजिली से वैल्यू इसकी पुटअप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट चल रहा है और इस पर काफ़ी क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से करने हैं और कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से आपको कोई भी क्वेश्चन इस सर्किट से, पावर फैक्टर से कोई सर्किट आए, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों से नहीं छूटेगा, ठीक है ना। बस आपको मेथड देखना है कि आपको किस प्रकार से करना है और क्या क्या हमें करना है। अब हमने क्या निकाला सर्किट का, एक्सेल हमने फाइंड आउट कर लिया कितना आ गया। अब लास्ट में क्या निकालना है दोस्तों, हमें पावर फैक्टर निकालना है। लास्ट में क्या निकालना है, सर्किट का पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो पावर फैक्टर सभी को पता है, पावर फैक्टर क्या होता है, कोस फाई इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन जेड, ठीक है ना। को पावर फैक्टर निकालने के लिए क्या होता है भाई, कोस फाई इक्वल टू आर अपॉन जेड होता है। अब रेजिस्टेंस सर्किट का कितना था हमारा, सर्किट का हमारा 80 ओम था दोस्तों। सर्किट का रेजिस्टेंस कितना निकाला था हमने, 80 ओम। और जो हमारा इम्पीडेंस हमारा निकला था वो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 80। और इम्पीडेंस जो था दोस्तों हमारा वो कितना निकल गया, 100। इम्पीडेंस कितना निकल कर आया था दोस्तों आपका सर्किट का, 100 निकल कर आया था, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया दोस्तों हमारा, इसमें रख दें कोस फाई इक्वल टू क्या होता है भाई, आर अपॉन जेड होता है, ठीक है ना। इंपीडेंस कितना शुरू में हमने निकाला था, आपने देखा होगा कि जेड इक्वल टू वी अपॉन आई करके हमने इंपीडेंस निकाला था सर्किट का। तो कितना आया था, वोल्टेज कितनी रखी थी यहाँ पर, 250 रखी थी, और करंट कितना था 2.5 पॉइंट उठा के 0 बढ़ाया था, तो उससे कट के कितना आ गया था 100। तो इंपीडेंस रख देंगे यहाँ पर, यानी कोस फाई इक्वल टू क्या था, आर अपॉन जेड होता है। रेजिस्टेंस 80 ओम, इंपीडेंस 100। तो कितना होगा दोस्तों हमारा पावर फैक्टर निकल कर आ गया यहाँ पर 0.8। तो सर्किट का जो पावर फैक्टर हो गया दोस्तों वो कितना निकल कर आया है, 0.8, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये इसमें सर्किट में हमसे पूछा गया था। तो बहुत ही ईजी तरीके से क्या हो जाता है दोस्तों, हमारे कोई प्रश्न क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। केवल इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, और ईजिली से एक मेथड से आप करेंगे तो आपका ईजी से क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पावर फैक्टर कितना आ गया हमारा, 0.8 आ गया हमारा। और इंडक्टेंस पूछ रहे तो सर्किट का इंडक्टेंस कितना, तो इंडक्टेंस 0.1909 हेनरी हमारा क्या होगा सर्किट का इंडक्टेंस हो गया। और इम्पीडेंस हमारा 100 ओम हो गया। तो जो भी पूछ ले आपसे, इस प्रकार से क्या कर सकता है, आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो चलिए नोट कर लिया तो सरफ कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, डिस्कस करते हैं आगे। तो
तो कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों ईजिली से क्या कर देंगे, उसको हम हल कर देंगे। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है और ईजिली से क्या हो जाएगा, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना। आपसे पेपर में तो लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछता है, केवल जनरल सी चीज़ आपसे थोड़ी सी पूछ लेगा, हल्की सी वैल्यू आपको पुटअप करा देगा और आपसे डायरेक्टली आंसर उसका पूछ लेगा आपको, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों आपका इसमें। अब देखिए, अब बात करते हैं पावर फैक्टर को ज्ञात करना, कि पावर फैक्टर को ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि पावर फैक्टर को ज्ञात हम किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए, सिंगल एसी सर्किट में एक इंडक्शन मोटर के साथ लगे यंत्र निम्नलिखित रीडिंग देते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ ले लेते हैं अपना। पावर फैक्टर कैलकुलेट का देख लेते हैं थोड़ा सा, या डिटर्मिनेशन ऑफ पावर फैक्टर। एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं हम, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको, हम समझते हैं। एक कोई इंडक्शन मोटर दर्शाई गई है, यहाँ पर ले लेते हैं कोई हमारी एक कोई इंडक्शन मोटर, ठीक है ना। ये क्या है भाई, हमारी कोई इंडक्शन मोटर है। सिंगल फेज सर्किट की बात करते हैं, ये हमारी इंडक्शन मोटर हो गई। ये हमारी इंडक्शन मोटर है, ये हमारा सर्किट है सिंगल फेज सर्किट। और इसमें यहाँ से यहाँ पर हमने क्या लगाया दोस्तों, आपका वोल्ट मीटर लगाया। यहाँ पर क्या लगा दिया हमने दोस्तों, आपका एक एमीटर लगा देते हैं। और आप चाहे इसमें एक वाट मीटर भी कनेक्ट कर सकते हैं पावर को कैलकुलेट करने के लिए। तो वाट मीटर कैसे बताया था आपको, कैसे लगेगा, ये सीरीज़ में लगती है सीसी, और पीसी कैसे लगती है इसकी, इस प्रकार से सर्किट में कनेक्ट होगी, ठीक है ना। पीसी किस प्रकार से कनेक्ट होती है सर्किट में भाई, पैरेलली कनेक्ट होती है। तो ये भी ना सर्किट में क्या कर दी, इसको लगा दिया है। ये क्या हो गया भाई हमारा, ये हो गया हमारा वाट मीटर। ये क्या है हमारा एमीटर, लिख देते हैं एम्पीमीटर, या ये क्या हो गया हमारा एमीटर। और ये क्या हो गया हमारा सर्किट का वोल्ट मीटर, ठीक है ना। ये क्या हमारा कोई सर्किट है हमारा। तो इसमें देखते हैं, सर्किट के द्वारा समझते हैं कि एक हमारी सिंगल फेज मोटर है दोस्तों, इंडक्शन मोटर है हमारी, जो सिंगल फेज सप्लाई से क्या है दोस्तों आपकी कनेक्ट है। तो इसमें आपको क्या क्या दिया है, देखिए बात करते हैं पहले आपके वोल्ट मीटर की। इसमें वोल्ट मीटर की रीडिंग दी है दोस्तों आपको, वोल्ट मीटर की रीडिंग देखते हैं। वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो आपको दी है कितनी, 250 वोल्ट, ठीक है ना। 250 वोल्ट की रीडिंग है। एम्पीयर मीटर की रीडिंग, एम्पीयर मीटर की रीडिंग कितनी दी है, एमीटर की रीडिंग 20 एम्पियर। एमीटर रीडिंग कितनी दी है दोस्तों आपको, 20 एम्पियर दिया है। और वाट मीटर की रीडिंग जो दी है, वाट मीटर की रीडिंग की बात करते हैं। वाट मीटर की रीडिंग दी है आपको 4 किलोवाट। कितनी दी है दोस्तों आपको, 4 किलोवाट दी है। तो पावर फैक्टर को निम्न तरह से ज्ञात किया जा सकता है। तो पावर फैक्टर को ज्ञात कर किस प्रकार से कर सकते हैं, आपको पता है दोस्तों कि पावर फैक्टर को ज्ञात, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर V इंटू आई इंटू कॉस फाई। तो ये क्या होता है, कॉस फाई पावर फैक्टर होता है। तो किसको लिखे थे, कॉस फाई इजकल टू P अपॉन वोल्टेज इंटू करंट। तो इस प्रकार से क्या कर लेंगे भाई, आपका पावर फैक्टर क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। आप पावर की जगह यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जैसे पावर है आपका, पावर की जगह आप W भी लिख सकते हैं या P भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपकी जो पावर है इसको जगह क्या लिख सकते हैं, आप P लिख दीजिए या W वाट लिख दीजिए, वो एक ही बात है, ठीक है। तो किसी भी डिफरेंट बुक में आपको कुछ भी मिल सकता है, W हो सकता है, V हो सकता है, तो W हो सकता है आपका, P हो सकता है, तो एक ही बात है, ठीक है ना। तो पावर फैक्टर कैलकुलेट इस प्रकार से हो जाएगा हमारा। तो चलिए इसमें मान रखते हैं, इसका दिए गए इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग का मान रखते हैं हमारा। चलिए तो cos फाई बराबर पावर कितने दी है आपको भाई, पावर दी है आपको 4 किलोवाट। अब देखिए 4 किलोवाट क्या होता है, 4 वाट, एक किलोवाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट के। तो 4 किलोवाट कितना बराबर होता है, 4000 वाट के, ठीक है ना। 1 किलोवाट बराबर को पता होगा, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट के। तो आपको कितना दिया है, 4 किलोवाट। तो 4 किलोवाट कितना बराबर हो जाएगा, 4000 वाट। या आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 गुना 1000 वाट। जिस प्रकार से आपको ठीक लगेगा आप इस प्रकार से लिख दीजिए। तो ये कितना हो गया हमारा, पावर हो गई। और 4 किलोवाट पावर है, तो पावर को कैसे लिखेंगे, 4 गुना 1000, तो कितना हो जाएगा, 4000 वाट हो जाएगा।
और क्या दिया आपको, वोल्टेज कितना दिया, वोल्टेज दिया आपको 250 गुणा, और एम्पेयर कितना दिया आपको 20 एम्पेयर दिया है। तो चलिए इसको हल कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 पच्चे 10 और 5 चौका 20, ठीक है ना। कितना आ गया, 5 चौक इसको कर देंगे और 5 पंजे 25 को काट देंगे, यहाँ तो हो गया हमारा। तो कितना आ जाएगा, 4/5 हो जाएगा। कितना आ गया दोस्तों हमारा, 4/5 आ गया। तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितनी बार चलेगा, पॉइंट लेगा, 0 बढ़ेगी, चलेगा 8 पंजे 40, 0.8, यानी पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 0.5 की वैल्यू कितनी है, cos 5, यानी पावर फैक्टर वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों हमारी 0.8। तो इस प्रकार से क्या करते हैं दोस्तों, हमारे सर्किट का पावर फैक्टर करेंगे। इस प्रकार से सिंपल आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे ये आपको कर लेना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, हम पावर फैक्टर को कैलकुलेट इसमें करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इस प्रकार से ही क्या करेंगे, आपका पावर फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे। छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आप लोगों को पता नहीं चाहिए कि पावर फैक्टर कैलकुलेट किस प्रकार से करना है, ठीक है ना। दोस्तों कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं हमारा। अब हम देखेंगे इसमें थोड़ा सा कि लो पावर फैक्टर के प्रभाव क्या होते हैं, ठीक है ना। कि पावर फैक्टर कम हो जाएगा तो उसके प्रभाव क्या होंगे पावर फैक्टर को, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं आपका पावर फैक्टर एंड इसकी इम्पोर्टेंट, इसको चीज़ को देखते हैं, आपका इंपॉर्टेंस भी देख सकते हैं। पावर फैक्टर इसका महत्व बात करते हैं। पावर फैक्टर एंड क्या देखते हैं इसका, इट्स इम्पोर्टेंस, इट्स इम्पोर्टेंस, यानी पावर फैक्टर उसका महत्व क्या क्या होता है, फिर थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे आगे। तो देखिए आपको पता है कि पावर फैक्टर में आपको एक मैंने केवी ट्रायंगल बताया था आपको, ये हमारा ट्रायंगल होता है, ये हमारा थीटा, यहाँ पर क्या होती है आपकी रियल पावर होती है, रियल पावर बोल दीजिए, ट्रू पावर बोल दीजिए, जो भी आपको ठीक लगे, या आप इसको एक्टिव पावर बोल दीजिए, ठीक है। क्या क्या बोल सकते हैं इसको, एक्टिव पावर बोल दीजिए। यहाँ पर क्या होती है, अपरेंट पावर होती है, अपरेंट पावर। और यहाँ पर कौन सी पावर होती है दोस्तों, हमारी रिएक्टिव पावर। यहाँ पर क्या होती है, हमारी रिएक्टिव पावर होती है, जिसको इसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई आपका जो एक्टिव पावर होती है, रियल पावर होती है, उसको हम बोलते हैं cos फाई, और ये क्या होती है हमारी sin फाई। आई cos फाई बोल दीजिए या आई sin फाई बोल दीजिए, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है ना। इसको क्या लिखते हैं हम, v इंटू आई इंटू cos फाई। इसको क्या लिखते हैं, v इंटू आई इंटू साइन फाई। अपरेंट पावर क्या होती है, खाली v इंटू आई होती है, ठीक है ना। ये क्या होती है हमारी, खाली v इंटू आई होती है। हमने पिछले वीडियो में इसको डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने पावर फैक्टर की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लेना, मैंने इस पर पर्टिकुलर वीडियो बनाई। और एक्टिव पावर, अपरेंट पावर, रियल पावर क्या होती है उस पर मैंने वीडियो बनाई है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, कई सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं आपका, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। तो देखिए इसमें बात करते हैं, ट्रायंगल से बात करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है, हमारा केवी ट्रायंगल है हमारा, इसको केवी ट्रायंगल ही बोलते हैं कई बार। इसको क्या बोलते हैं आपका, इसको हम बोलते हैं आपका केवीए ट्रायंगल, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको हम, केवी ट्रायंगल इसको हम बोलते हैं। तो बात करते हैं त्रिभुज से। कोस थीटा, कोस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों आपका, आधार बटे कर्ण, यानी कॉस थीटा बराबर बात करो तो क्या होता है हमारा, आधार अपॉन कर्ण। ये आपका बेस हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। तो देखिए कोस थीटा आधार पे क्या आपका दोस्तों, एक्टिव पावर, क्या हो गया, एक्टिव पावर, अपॉन कर्ण पे क्या है दोस्तों आपका, अपरेंट पावर, ठीक है ना। ये क्या है आपका, अपरेंट पावर, अपरेंट पावर। इसको दे दीजिए आप क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है ना। और क्या होता है दोस्तों आपका, जो आपका कोण है, आपका एंगल आपका थीटा है, को कोसाइन को पावर फैक्टर कहते हैं, उसको कोसाइन भी को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। और यह कभी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है ना।
पावर फैक्टर जो होता है दोस्तों आपका एक से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता, चाहे सर्किट इंडक्टिव हो या कैपेसिटिव हो, चाहे सर्किट आपका इंडक्टिव हो चाहे कैपेसिटिव हो, जो आपका पावर फैक्टर होगा एक से ज़्यादा नहीं होगा दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। इसी प्रकार से बात करते हैं आपका साइन थीटा बराबर, बात करते हैं आपका साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण। तो लंब में क्या है दोस्तों आपका रिएक्टिव पावर है, आपका क्या है यहाँ पर आपका रिएक्टिव पावर अपॉन, और यहीं पर क्या है करंट पे आपकी अपरेंट पावर ही रहेगी, ये होगी दोस्तों आपकी अपरेंट पावर। बहुत ही ध्यान से समझना है इस चीज़ को। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसे इक्वेशन 2 बोल दीजिए, ये क्या होगा भैया हमारी इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है ना। कोस थीटा बराबर आधार अपरेंट कर्ण यानी एक्टिव पावर अपॉन अपरेंट पावर, इस प्रकार से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये क्या लिखते हैं एक्टिव पावर अपॉन अपरेंट पावर, हमने इसको लिख दिया है। तो समीकरण 1 से बात करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा हमारा एक्टिव पावर बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से बात करें तो एक्टिव पावर बराबर यानी एक्टिव पावर बराबर, इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों आपका अपरेंट पावर इंटू यानी कोस फाई बराबर है भाई ये है ना, और ये क्या है ये साइन फाई बराबर है। तो उसको क्या लिखेंगे एक्टिव पावर बराबर इक्वल टू क्या लिखेंगे अपरेंट पावर इंटू कॉस फाई, ठीक है ना। क्या लिखेंगे इसको हम अपरेंट पावर इंटू कॉस फाई, इस प्रकार से क्या लिखते हैं दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं। या अपरेंट पावर देखिए हमारी क्या होती है यानी एक्टिव पावर, चलिए एक्टिव पावर को पूरा लिख देते हैं, यानी एक्टिव पावर बराबर अपरेंट पावर क्या होती है भाई आपकी, अपरेंट पावर होती है आपकी ये V इंटू आई यानी वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस फाई। तो रियल पावर ये आपकी एक्टिव पावर होती है दोस्तों, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये क्या हो गया दोस्तों हमारा क्या होता है हमारा भाई एक्टिव पावर होती है, नहीं एक्टिव पावर क्या होती है वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस फाई। इसी प्रकार से हमारी साइन फाई क्या होती है, साइन फाई को क्या लिखेंगे हम दोस्तों आपका साइन, समीकरण 1 से हो गया हमारा है। इसी प्रकार से अपरेंट पावर के लिए इस भाग के एक्चुअल पावर को वाटफुल पावर भी कहते हैं, जो वाट किलोवाट या मापी जाती है, इस सर्किट में काम में आती है। यानी जो आपकी एक्टिव पावर जो होती है मैंने आपको पहले ही बताया था, ये क्या होती है दोस्तों हमारी रियल पावर होती है, अपरेंट पावर ये रियल पावर है हमारी, ट्रू पावर बोल सकते हैं, जो क्या होता है वाटफुल कंपोनेंट होती है, जिसके कारण क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है, ये क्या होती है इसके वाटफुल पावर ही बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं वाटफुल ही बोलते हैं। इसके कारण ही क्या होगा एक्टिव पावर के कारण ही हमारा सर्किट में जो पावर होता है वो कंज्यूम होती है, खर्च होती है। इसी प्रकार से अब बात करते हैं आपका दोबारा समीकरण 2 से बात करते हैं। समीकरण 2 हमारी क्या है अपरेंट पावर के लिए, ये है हमारी साइन फाई वाली। तो इसमें क्या करें दोस्तों रिएक्टिव पावर बराबर क्या हो जाएगी हमारी, इसमें रिएक्टिव पावर बराबर क्या हो जाएगा अपरेंट इंटू साइन फाई, ठीक है ना। क्या हो जाएगा इसमें अपरेंट इंटू साइन फाई। तो अपरेंट पावर की वैल्यू तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, चलिए ऐसे लिख दीजिए आप, चाहे अपरेंट इंटू साइन फाई। तो रिएक्टिव पावर बराबर अपरेंट पावर कितनी है दोस्तों आपके, अपरेंट पावर तो वही रहेगी वोल्टेज इंटू करंट रहेगी, और ये क्या रहेगा दोस्तों हमारा साइन फाई रहेगा। तो ये क्या होती है दोस्तों हमारी रिएक्टिव पावर क्या होती है, इस प्रकार से कैलकुलेट होती है। और रिएक्टिव पावर क्या होती है भाई, ये वाटलेस कंपोनेंट होता है हमारा, यानी अपरेंट पावर जो होती है रिएक्टिव पावर के इस भाग को किलोवोल्ट एम्पियर रिएक्टिव भी कहते हैं, यानी जो ये भाग होता है हमारा उसको क्या कहते हैं किलोवोल्ट एम्पियर रिएक्टिव भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं आपका KVAR किलोवोल्ट एम्पियर रिएक्टिव कहते हैं, क्योंकि जिसकी यूनिट वगैरह जो होती है किलोवोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में आएगी, या VAR वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में होगी, और इससे बड़ी हो जाएगी तो MVAR में हो जाएगी, ठीक है ना, मेगा वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में हो जाएगी। इसी प्रकार से जो एक्टिव पावर होती है वो किस में होती है, वाट में हो सकती है, किलोवाट या मेगावाट। जैसा बढ़ता जाएगा तो आपका रेंज भी बढ़ती रहेगी। और जो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, आपको बता देता हूँ कि जो एक्टिव पावर होती है इसको हम शो करते हैं आपका P से शो करते हैं। एक्टिव पावर को किससे शो करते हैं, P से शो करते हैं, और रिएक्टिव पावर होती है इसको हम किससे शो करते हैं, Q से शो करते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, ठीक है ना। आपका कोई भी एग्जाम हो तो उसको इस दृष्टि से पढ़ना है, हमें हर चीज़ हमें इस पावर के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए बहुत से टॉपिक आपको मिल जाएंगे
मैं आपको कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जो होती हैं और आपको सभी को पता होनी चाहिए। एक पावर है, ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ लिया, उसके फॉर्मूले के बारे में थोड़ी सी नॉलेज रखिए कि वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, साइन फाई क्या है, हमारा वी आर यूनिट किस में होती है, तो यूनिट सब इसकी याद रखेंगे। और किस चीज़ से डिनोट करते हैं, शो करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भाई रिएक्टिव पावर को शो किस चीज़ से करते हैं, तो किससे करते हैं, क्यू से करते हैं, ये आपको याद रखना है। और एक्टिव पावर को किससे शो करते हैं, आपका पी से शो करते हैं। इसी प्रकार से जो अपरेंट पावर होती है, अपरेंट पावर को शो करते हैं आपका एस से शो करता है। जो अपरेंट पावर जो होती है आपकी वो क्या होती है, रियल प्लस एक्टिव रिएक्टिव पावर। नहीं, अपरेंट पावर बनती कैसे, टोटल पावर होती है अपरेंट भाई। रियल पावर क्या होती है, पी प्लस क्यू से मिलकर क्या बनती है, हमारी अपरेंट पावर मिलकर बनती है। यानी इन दोनों का आप ऐड कर देंगे, रिएक्टिव प्लस एक्टिव को, तो क्या मिल जाएगी, हमारी अपरेंट पावर हमको मिल जाएगी। मैं पहले भी आपको पर्टिकुलर बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें दोस्तों, आपका दोबारा अगर समीकरण एक की बात करें, ये हमारी समीकरण फर्स्ट हमारी इसमें बात करें, तो अपरेंट पावर पर आपको क्या लिख सकता हूँ मैं दोस्तों, अपरेंट पावर लिख सकता हूँ मैं रिएक्टिव पावर अपॉन पावर फैक्टर। यानी एक से बात करें तो अपरेंट पावर बराबर, ठीक है ना, अपरेंट पावर बराबर अगर मैं बात करूँ तो उसको क्या लिख सकते हैं मैं, एक्टिव पावर अपॉन एक्टिव पावर अपॉन cos फाई। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, हमको लिख सकते हैं हमारा, ठीक है ना। ये आपको इसमें याद रखना है। अपरेंट पावर क्या लिख सकते हैं, रिएक्टिव पावर अपॉन पावर फैक्टर नहीं cos फाई। यानी ये अपरेंट पावर क्या होती है, किलोवोल्ट एम्पीयर, एक्टिव किलोवोल्ट एम्पीयर में मापी जाती है। अपरेंट पावर किस में मेजर करेगी, आपकी वोल्ट एम्पीयर में बोल दीजिए, किलोवोल्ट एम्पीयर में बोल दीजिए, या मेगावोल्ट एम्पीयर में बोल दीजिए। इसमें क्या करती की जाती है, हमारी ये मापी जाती है और इसे केवीए में लिखा जाता है। वास्तव में एक्टिव पावर जो होती है लाइन और लोड रेजिस्टेंस की पावर हानि है तथा वास्तविक कार्य करती है। वह यंत्र जो इस पावर को मापता है वह वाट मीटर कहलाता है। जो हमने सर्किट में पहले वाट मीटर लगाया तो वही क्या करता है, मेज़र करता है। वह क्या होती है हमारे दोस्तों, आपकी एक्टिव पावर होती है। यानी एक्टिव पावर ही सर्किट की मेज़र की जाती है, रिएक्टिव पावर नहीं होती मेज़र, ठीक है ना। तो वाटफुल कंपोनेंट होगा वो हमारा एक्टिव पावर होगा, और जो वाटलेस कंपोनेंट होगा हमारा वो क्या होगा, हमारा रिएक्टिव पावर होता है। तो ये आप लोगों को इसमें याद रखना है, पावर फैक्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है ना। अब देखिए बात करते हैं इसमें आपका, अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ रिएक्टिव पावर दोस्तों, ठीक है ना। इसमें क्या देख लेते हैं आपका इफेक्ट ऑफ रिएक्टिव पावर। वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी दोस्तों, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इसमें आपको रिएक्टिव पावर तक ही बताऊंगा, क्योंकि पावर फैक्टर में आपका फिर आपको बताना पड़ेगा। आपको मैं देखिए बताना जो आपको चाहता था डायरेक्टली मैं आपको पावर फैक्टर ही बता दूं। मैं चाहता था सारा स्किप करके आपको डायरेक्टली मैं पावर फैक्टर पे आपको उसके इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस आपको बता दी मैं आपकी एकदम से। अगर मैं बता देता आपको किसकी हानियाँ क्या क्या होती हैं, किस कारण पावर फैक्टर कम होता है, तो पूरा वो ऐसा हो जाता है एकदम से, फिर ये चीज़ आपकी छूट जाती। तो ये चीज़ आपकी ना छूटे, इसलिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ आपको बता दी है, तो उसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों ध्यान से। चलिए अब थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेते हैं आपका रिएक्टिव पावर के बारे में, ठीक है ना। अब देखिए भाई, अगर आप पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा ढंग से पढ़ लीजिए, थोड़ी मेहनत लगेगी भाई, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। अगर जॉब निकालनी है तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस आप लोगों को रखना पड़ेगा। क्या चीज़ आपको पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है वो आपको इस चैनल के माध्यम से बता देंगे, ठीक है ना। आपको बहुत से चैनल मिल जाएंगे दोस्तों, यूट्यूब पे हज़ारों चैनल आपके डेट में। कोई भी एक टॉपिक आप डालेंगे तो आपकी 50 से 60 100 150 200 पता नहीं कितनी वीडियो आपको उस पर्टिकुलर मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोगों को देखना है कि किस प्रकार से क्या मैटर आपको मिल रहा है वीडियो में, ठीक है ना। तो वीडियो में बहुत जरूरी जो होता है वो कंटेंट होता है कि किस प्रकार का आपको मैटर मिलना है। आपको नॉलेज के हिसाब से देखना है, आपको देखना है कि यार ये 5 मिनट की वीडियो है, 6 मिनट की वीडियो है, इसको देखना अपना काम चल जाएगा। तो देखिए 5 मिनट की वीडियो में आपको कुछ और मिलेगा और 20 से 25 या 1 घंटे की वीडियो में आपको कुछ और मैटर मिलेगा, ठीक है ना। तो आपकी चॉइस है, आपको क्या देखना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ रिएक्टिव पावर, कि रिएक्टिव पावर का इफेक्ट क्या होता है। मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ कि भाई पावर फैक्टर इंप्रूव कैसे करेंगे या पावर फैक्टर डिक्रीज़ कैसे होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पावर फैक्टर ट्रांसफार्मर होता है, उस कारण क्या होता है, इंडक्टिव लोड के कारण हमारा पावर फैक्टर डिक्रीज़ हो जाता है। पर होता कि भाई रीज़न तो पता होना चाहिए ना। मैं बोल दूँ आपको कि पावर फैक्टर कम किसके कारण होता है, इंडक्टिव सर्किट के कारण होता है, आर्क वेल्डिंग के कारण होता है, ठीक है ना, लाइन्स होती हैं उसके कारण होता है, फैन के कारण होता है, मोटर्स के कारण होता है। बहुत सारे आपको एग्जांपल लिख के दे दूँगा, आप उसको नोट करना, तो उसको कुछ बेनिफिट थोड़ा ना होगा। तो इसलिए थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। तो बात करते हैं आपका इफेक्ट ऑफ रिएक्टिव पावर। इफेक्टिव रिएक्टिव पावर का इफेक्ट क्या होगा, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ रिएक्टिव पावर, देखिए बात करते हैं इफेक्ट ऑफ रिएक्टिव पावर की। तो इस विधि में दोस्तों क्या कहते हैं, रिएक्टिव पावर का कोई कार्य नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ यह लोड द्वारा ली गई करंट को बढ़ा देता है।
ये क्या करता है दोस्तों, आपका ली गई जो लोड करंट उसको बढ़ा देता है और सर्किट के पावर फैक्टर को कम कर देती है। और रिएक्टिव पावर का कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि रिएक्टिव पावर का कार्य जनरल करते क्या होता क्या है। तो जो रिएक्टिव पावर होती है दोस्तों, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जनरेटर होता है, मोटर होता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है दोस्तों, एक तरीके का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का कार्य क्या करते हैं, रिएक्टिव पावर का होता है। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जो रिएक्टिव पावर करती है हमारा मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। इसके कारण क्या बनता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये भी आपको याद रखना है। और ये क्या होती है, वाटलेस पावर होती है कि इसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी की कोई खपत नहीं होती है। जो खर्च हमारी इलेक्ट्रिसिटी होगी केवल कौन करेगी, उसको हमारी एक्टिव पावर ही क्या करेगी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी को खर्च करती है। ये भी आपको याद रखना है। देखिए अब इसमें क्या होता है आपको दोस्तों, ये क्या करता है हमारा कि इस विधि में रिएक्टिव पावर का कोई वास्तव में कार्य नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ ये क्या करती है, लोड द्वारा ली गई करंट को बढ़ा देती है। लोड द्वारा ली गई करंट बढ़ जाएगी तो वजह से पावर कंजप्शन बढ़ जाएगा और पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। तो इसे समझने के लिए क्या करते हैं, सिंगल फेज एसी जनरेटर अल्टरनेटर 250 वोल्ट पर 1000 की अधिकतम करंट दे रहा है। तो इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको भी समझने के लिए। देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया है, हमें दिया है दोस्तों एक सिंगल फेज अल्टरनेटर है हमारा, ठीक है ना। सिंगल फेज क्या है हमारा, अल्टरनेटर। उसकी वोल्टेज कितनी है भाई आपकी, 250 वोल्ट। वोल्टेज की बात करें तो कितनी है, 250 वोल्ट। और इसका बात करें दोस्तों कि 1000 एम्पीयर करंट दे रहा है। करंट कितना दे रहा है भाई, हमारी 1000 एम्पीयर की करंट। करंट कितना है, 1000 एम्पीयर, ठीक है ना। करंट कितना 1000 एम्पीयर दे रहा है। तो इसमें देखिए क्या होगा हमारा, अल्टरनेटिंग करंट की रेटिंग। अल्टरनेटर की रेटिंग क्या होती है दोस्तों, रेटिंग क्या होती है, केवी में होती है। किसी भी मशीन की अल्टरनेटर की जो रेटिंग होती है, रेटिंग आपको पता होनी चाहिए। अल्टरनेटर की रेटिंग किस में होती है, डीसी मोटर की रेटिंग कितनी होती है, इंडक्शन मोटर की रेटिंग किस में होती है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है। 100% आपसे बता रहा हूँ कि रेटिंग से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है एग्जाम में। तो ये आपको याद रखना है। तो जो अल्टरनेटर की जो रेटिंग होती है भाई, वो किस में होती है, हमारी केवीए में होती है। और केवीए क्या होता है दोस्तों, आपका किलो वोल्ट एम्पियर होता है, किलोवाट एम्पियर नहीं होता। बहुत से बच्चे किलोवाट बोलते हैं केवी को भी, तो वो क्या होता है, किलो वोल्ट एम्पियर होता है भाई। केवी और किलोवाट में फ़र्क होता है। के डब्ल्यू जब होगा ना, तो वाट डब्ल्यू से क्या होता है आपका वाट होता है, तो उसको किलो वाट बोलते हैं। जब आपका वी आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, वोल्ट बोलेंगे, यानी किलो वोल्ट एम्पियर बोलेंगे, ठीक है ना। तो जो ट्रांसफार्मर की अल्टरनेटर की जो रेटिंग होती है भाई, वो किस में होती है, आपकी केवीए में होगी, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। तो अल्टरनेटर की रेटिंग की देखिए क्या होगा हमारा, अल्टर की रेटिंग। तो फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों आपका, वोल्टेज इंटू करंट अपॉन कितना हो जाएगा, ये 1000, ठीक है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों, वोल्टेज इंटू करंट इंटू 1000 बराबर किसका होता है हमारा, ये भाई क्या है, केवीए। ये किस में आती है, नेट हमारी केवी में आती है। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये क्या होगा हमारा, वोल्टेज कितनी है भाई हमारी, वोल्टेज है हमारी 250। वोल्टेज कितनी है हमारी, 250 गुना करंट कितना है, 1000 एम्पियर, 1000 एम्पियर अपॉन किलो वोल्ट एम्पियर में क्या है, किलो वोल्ट एम्पियर। तो क्या करते हैं, 1000 से इसको भाई डिवाइड कर देंगे। तो देखिए इसको क्या कर दिए भाई, इससे ये क्या कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना अल्टरनेटर कितने केवी का, जो अल्टरनेटर कितने केवी का हमारा, 250 केवी का। तो केवी आपका निकल गया भाई, आपका कितना, 250 केवीए, ठीक है ना। अब बात करते हैं, माना कि अल्टरनेटर यूनिटी पावर फैक्टर पर कार्य कर रहा है। अल्टरनेटर कितने पावर फैक्टर पर कार्य कर रहा है, आपको माना कि यूनिटी यानी 1, ठीक है ना। माना कि हमारा जो अल्टरनेटर है, हमारा जो अल्टरनेटर है वो किस पे काम कर रहा है, हमारा यूनिटी पावर फैक्टर। क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, ठीक है ना भाई। माना कि हमारा जो अल्टरनेटर हमारा किस पर कार्य कर रहा है, हमारा यूनिटी पावर फैक्टर पर कार्य करता है। तो कार्य योग पावर जो हमारी हो जाएगी, पावर फैक्टर यानी क्या होता है दोस्तों, पावर, इस प्रकार का पावर फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे हमारा, यानी ये क्या होता है हमारा केवीए इंटू कॉस फाई। क्या कर रहे हैं दोस्तों आपका, यानी कार्य योग्य जो पावर होगी आपकी कितनी होगी हमारी, यानी जो कार्य योग्य पावर हमारी निकलेंगे हमारी, ये क्या होता है, किलोवाट बराबर यानी जो किलोवाट आता है हमारा, इसको क्या बोलते हैं आपका, किलोवाट बोलते हैं। कार्य योग्य पावर क्या बोलते हैं आपका, किलोवाट बोलते हैं। तो किलोवाट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, किलोवाट बराबर होता है हमारा केवीए इंटू कॉस फाई होता है। तो केवीए कितना है भाई आपका, 250 भी आपने निकाला था कि 250 केवीए का अल्टरनेटर है। और पावर फैक्टर में यूनिटी माना, तो यूनिटी कितना होता है दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो कितना किलोवाट आ गया हमारा, ये आ गया 250, ठीक है ना। यानी 250 क्या निकल गया हमारा दोस्तों, किलोवाट। इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, क्या हो गया हमारा, ये 250 किलोवाट,
ठीक है ना भाई। तो ये हमारा कितना निकल गया, 250 किलोवाट हमारा निकल गया। अब यदि अल्टरनेटर का पावर फैक्टर देखिए, पावर फैक्टर के हिसाब से क्या होगा हमारा, जैसे अल्टरनेटर का हमने माना कि पावर फैक्टर यूनिटी पर काम कर रहा है, तो यूनिटी यानी 1, तो किलोवाट कितना आया हमारा, 250 किलोवाट आया। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि यदि अल्टरनेटर का पावर फैक्टर 0.5 घट जाता है, अब इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा कि पावर फैक्टर क्या होगा हमारा दोस्तों, 0.5 क्या हो गया, घट जाता है, ठीक है ना। पावर फैक्टर क्या होता है, 0.5 घट जाता है। तो फिर देखिए वैल्यू रखते हैं, किलोवाट बराबर क्या होता है, KVA इंटू cos फाई। केवी कितना था अल्टरनेटर, 250 केवी का अल्टरनेटर था, cos फाई कितना हो गया, 0.5 घट गया, पहले 1 था 0.5 घट गया, तो कितना रह गया भाई, 0.5 रह गया। तो 5 0 की 0, 5 5 25 और 5 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, किलोवाट हमारा हो जाएगा भाई 125 किलोवाट आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ गया हमारा किलोवाट, और नहीं कितना आ जाएगा पावर फैक्टर हमारा जो आ गया निकल, किलोवाट जो निकल कर आएगा कितना आ गया, 125, ठीक है ना। कितना आ गया भाई हमारा 125 किलोवाट क्या हो जाएगा हमारा, रह जाएगा। यहाँ पर कितना था दोस्तों हमारा, 250 किलोवाट था। और यहाँ पर देखिए पावर फैक्टर के 0.5 वैल्यू गिरने और पावर फैक्टर भी कितना, हमारा किलोवाट लोड भी हमारा कितना हो गया दोस्तों, यानी जो पावर है हमारी किलोवाट वो कितनी होगी, 125 किलोवाट रह गई। तो ये हमारा क्या होता है दोस्तों, रिएक्टिव पावर का इफेक्ट पड़ता है हमारा सर्किट में, ठीक है ना। इसमें क्या करता है दोस्तों, आपका सर्किट का इफेक्ट पड़ता है किसका, हमारा रिएक्टिव पावर पे, ठीक है ना। रिएक्टिव पावर का क्या करता है, इफेक्ट पड़ता है। देखिए यहाँ पर यूनिटी पावर फैक्टर था तो 250 किलोवाट था, और यहाँ पर 0.5 एम्पेयर में 0.5 एम्पेयर हमारा 0.5 हमारा पावर फैक्टर का हुआ, तो कितना हो गया हमारा 125 किलोवाट हो गया। इसी देखिए इसमें कोई शक्ति नहीं है कि अल्टरनेटर पर पूर्ण लोड है, लेकिन हम पावर फैक्टर का अर्न है अपने पूर्ण लोड का केवल 50%, 125 किलोवाट तक सप्लाई कर रहा है। 250 किलोवाट फुल लोड पर 0.5 पावर फैक्टर पर सप्लाई के अल्टरनेटर को ओवरलोड करना पड़ता है। इसमें ओवरलोड हो जाएगा भाई हमारा, जब हमारा लोड घट जाएगा हमारा, यानी हमारा जो 250 किलोवाट का था वो कितना हो गया हमारा, 125 किलोवाट ही रह गया। तो अल्टरनेटर को लोड से जोड़ने वाली केबल का क्रॉस जो सेक्शन एरिया हो जाएगा दोस्तों, बड़ी करंट ले जाने के लिए अधिक होना चाहिए, फिर अधिक हो जाएगा उसका। तो रिएक्टिव पावर के कारण क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा जो हमारे पावर फैक्टर की कमी हो जाती है, पावर फैक्टर की कमी होने के कारण दोस्तों क्या हो जाएगी, इसमें गिरावट आ जाएगी। तो लोड के मान में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगा। जब लोड बढ़ जाएगा हमारे दोस्तों, तो जो करंट आएगी जो हमारी लाइन से निकलकर, उसकी क्या हो जाएगी, करंट हमारी ज़्यादा निकलेगी, तो वहाँ के लिए ज़्यादा साइज ऑफ कंडक्टर हमारा चाहिए, ठीक है ना। तो ये इसमें याद होना चाहिए। IR के नियम के अनुसार पावर फैक्टर को 0.8 रखने के लिए जोर दिया जाता है। इसमें क्वेश्चन बनता है कि पावर फैक्टर, स्टैंडर्ड पावर फैक्टर कितना होना चाहिए हमारा, तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अनुसार जो पावर फैक्टर होना चाहिए हमारा 0.8 से नीचे हमारा पावर फैक्टर नहीं होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। स्टैंडर्ड है, कई बार पूछ लेता है, तो इसमें इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। इंडक्शन मोटर हो, ट्रांसफार्मर हो, सोलेनोइड चोक इत्यादि के कारण पावर फैक्टर कम होता है हमारा। तो आपको बता देता हूँ कि पावर फैक्टर कम किसके कारण होता है हमारा, ट्रांसफार्मर होगा, ट्रांसफार्मर कारण होगा, इंडक्टिव कॉइल होगी, सोलेनोइड होगी, कोई भी हमारा मोटर्स होती हैं, जनरेटर्स हो गए हमारे जनरली, जिसमें वाइंडिंग हो जाएगी। यानी जहाँ पर भी आप वाइंडिंग करेंगे भाई, वाइंडिंग के कारण क्या होगा हमारा, इंडक्टेंस हो जाएगा, वहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा हमारा, जो क्या करता है, करंट का फोर्स करता है, करंट में परिवर्तन होने का विरोध करता है। इस कारण से क्या होती है, करंट लैग हो जाती है, पावर फैक्टर क्या होता है हमारा, लैगिंग हो जाता है, यानी 0.8 से भी घटना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो रिएक्टिव पावर लोड की क्षमता के अनुसार एक स्टैटिक कंडेंसर या स्टैटिक मोटर लगाकर पावर फैक्टर मान बढ़ाया जा सकता है, और पावर फैक्टर के उत्पन्न KVAR इंडक्टिव KVAR का विरोध करता है, इस प्रकार पावर फैक्टर बढ़ जाता है। तो पहले इसमें बात करते हैं भाई आपका कि पावर फैक्टर किन किन कारण से क्या होगा भाई हमारा, घटता है, ठीक है ना। पावर फैक्टर हमारा किन किन कारणों के कारण हमारा घट जाता है, तो ये आपको इसमें थोड़ा सा बता देते हैं। फिर जो इम्प्रूवमेंट वाला बात होगा भाई, मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो हमारी काफ़ी लेंथी हो चुकी है वैसे भी, ठीक है। तो इसमें बताते हैं आपको भाई निम्न शक्ति गुणक के कारण क्या क्या होते हैं। कॉज ऑफ लो पावर फैक्टर, लो पावर फैक्टर, यानी लो पावर फैक्टर भाई कारण क्या क्या होते हैं। पहले जो आपका होता है भाई आपका ट्रांसफार्मर, पहले की बात करते हैं, क्या आता है हमारा, ट्रांसफार्मर आता है भाई। ट्रांसफार्मर ऐसा क्या होता है जो पावर फैक्टर हमारा घट जाता है। तो इसमें देखिए ट्रांसफार्मर का कारण क्या होगा भाई हमारा, कि विद्युत उपकेंद्रों पर जो होते हैं हमारे प्रयुक्त ट्रांसफार्मर जो होंगे आपके, परिणाम मित्र में जो चुंबकन धारा होती है, चुंबकन धारा किसको बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट होती है, IMU से। ये जो आपकी भाई जो चुंबकन धारा होती है हमारी, है ना, यानी जो विद्युत केंद्रों पर आपके जो प्रयुक्त ट्रांसफार्मर है, चुंबकन धारा निम्न शक्ति गुणक का कारण होती है। जो आपकी जो मैग्नेटाइजिंग करंट होती है दोस्तों, इसके कारण ही पावर फैक्टर क्या होता है हमारा, लो होता है, ठीक है ना।
मैग्नेटाइजिंग करंट का ही क्या होगा, हमारा पावर फैक्टर लो होता है। और चुंबकन धारा का मान अधिक होने पर ट्रांसफर का शक्ति में घट जाता है। और जितनी ज़्यादा दोस्तों हमारी ये मैग्नेटाइजिंग करंट का मान बढ़ेगा, उतना ही जो पावर फैक्टर वैल्यू क्या होती है दोस्तों हमारी कम होती रहती है। तो आपको इसमें ये भी पॉइंट इसमें याद रखना है। अगला पॉइंट आता है हमारा इंडक्शन मोटर। दूसरा क्या होता है आपका, इंडक्शन मोटर के द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा आता है भाई आपका, इंडक्शन मोटर के द्वारा आता है, प्रेरण द्वारा। तो इसमें क्या होता है भाई आपका कि वैद्युत उपकरणों को चलाने के लिए, वैद्युत उपकरणों को चलाने के लिए क्या होता है कि औद्योगिक क्षेत्र में मोटर का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। और वहाँ पर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी होगी भाई आपकी, 3 फेज इंडक्शन मोटर भी होगी। तो उसमें क्या होता है, उनके कारण क्या होता है, पावर फैक्टर घट जाता है। क्योंकि प्रेरण मोटर भी जो होती है भाई, जो आपकी इंडक्शन मोटर की बात करूँ, जो आपकी इंडक्शन मोटर होती है वो भी ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर ही बेसिकली क्या करती है, हमारी कार्य करती है। ये हमने आपको जब 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल होता है वो एक 3 फेज ट्रांसफार्मर के समान ही होता है, ठीक है ना। ये भी आपको आगे बताएंगे जब मशीन पढ़ेंगे तो उसमें अच्छी तरह से डिस्कस आप क्लियर आपका हो जाएगा। औद्योगिक तापीय भट्टी, जो आपकी इलेक्ट्रिक फर्नेस वगैरह जो होती है हमारी, इंडक्शन मोटर होती है हमारी, और जो फर्नेसेस होती हैं, फर्नेस वगैरह जो भट्टियाँ वगैरह जो हमारी होती हैं दोस्तों, भट्टियों के कारण भी क्या होता है, हमारा जो पावर फैक्टर होता है दोस्तों कम हो जाता है। और क्या होता है भाई हमारा, और होता है हमारा जो आर्क लैंप होते हैं, जो आर्क लैंप के कारण भी क्या होता है, पावर फैक्टर हमारा भाई घट जाता है। इसी प्रकार से और हम बहुत सारे कारण होते हैं दोस्तों। विसर्जित लैंपों का शक्ति गुणक भी निम्न होता है, विद्युत प्रतिरोधन आर्क वेल्डिंग में भी। और जो आप आर्क लैंप होते हैं, आप आर्क वेल्डिंग भी करेंगे दोस्तों, तो आर्क वेल्डिंग के कारण भी क्या हो जाएगा, आपका पावर फैक्टर की वैल्यू घट जाएगी या कम हो जाता है। और पावर फैक्टर आपका इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार 0.8 से नीचे नहीं होना चाहिए। पावर फैक्टर घट जाएगा तो लाइन में करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी दोस्तों, आपका रीडिंग ज़्यादा आएगी, बिजली का बिल आपका ज़्यादा आएगा, और वो लाइन के लिए हमारे ठीक नहीं होगा, ठीक है। फिर आपको कोई जो संस्था होती है आपकी, जब बिजली आपकी मिलती है फिर आप पे चार्ज उसका लग सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए फिर आगे पढ़ेंगे कि पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट किस लिए करेंगे, तो मैं अगली वीडियो में आप लोगों को ये चीज़ें बताने वाला हूँ। तो इसमें देखिए कुछ मैं आपको भी एक टेबल दिखाऊंगा, आपको यहाँ पर टेबल दिख रही होगी दोस्तों। तो टेबल में आपको बताऊँगा मैं कि जो विभिन्न प्रकार के जो विद्युत भारों के हेतु शक्ति गुणक की जो संख्या होगी, ठीक है ना, कि परिणामित्र का कितना होगा, परिणामित्र का कितना होता है 0.5 से 0.7, 0.5 से 0.7। जो ट्रांसफार्मर होता है उसका जो पावर फैक्टर कितना रहता है, इतना रहता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को मैं इसमें बताऊंगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा, धन्यवाद।